एक कमरे में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। नीचे उसकी बारात आने वाली थी। इस समय उसके पास कोई नहीं था। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। दूध सी गोरी, हेजल आईज, गुलाबी होंठ, काले बाल जो कमर तक आते थे, और होठ के ऊपर एक तिल जो नजर के टीके की तरह काम करता था। उस पर उसका वो दुल्हन का श्रृंगार उसकी खूबसूरती में जैसे चांदनी रात में हीरे जैसी हो गई थी। लेकिन कुछ कमी थी उसके चेहरे पर। वो थी खुशी की, जो शायद नहीं थी। यह हमारी हीरोइन ईशानी, ईशानी कपूर, कपूर परिवार की इकलौती बेटी, जिसकी शादी उसके ही पसंद के लड़के से हो रही थी। जो लड़की कल तक अपनी शादी की खुशी से फूले नहीं समा रही थी, वो आज इतनी ज़्यादा दुखी थी अपनी शादी से। क्यों? तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। वो आते ही ईशानी के सामने खड़ी होकर हो जाती है। ईशानी उसे देखकर उसके गले लग जाती है और बोलती है, निशा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो सब सच था। आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? निशा, जो कि ईशानी की बेस्ट फ्रेंड है, वो बोलती है, निशा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि राहुल सही लड़का नहीं है, लेकिन तुझे उसके आगे कुछ और दिखाई नहीं देता था। उस समय मेरी बात सुन लेती तो आज ये नहीं होता। ईशानी बोलती है, निशा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी कैसे रोकूं? नीचे सभी आ गए हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो पापा की कितनी इंसल्ट होगी। निशा बोलती है, लेकिन तू करेगी क्या? ईशानी बोलती है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो आगे कुछ कहती तभी उनके कानों में नीता जी की आवाज़ आती है। नीता कपूर, ईशानी की माँ। नीता जी बोली, चल ईशानी बेटा, पंडित जी तुझे नीचे बुला रहे हैं। ईशानी ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। ईशानी के जाने के बाद निशा ईशानी के कमरे में बने एक छोटे से मंदिर में जाती है, जहाँ पर एक लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। वहाँ जाकर निशा बोलती है, हे लड्डू गोपाल, मेरी दोस्त तो आपको कितना मानती है। बचपन से वो आपको इतना पूछती आई है। जहाँ आज के ज़माने में लड़कियाँ मॉडल होती हैं, वहीं ईशानी इतने बड़े परिवार की इकलौती बेटी होने के बाद भी इतनी डाउन टू अर्थ है। वो किसी के साथ भी कभी भी बुरा नहीं करती है। तो आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ लड्डू गोपाल जी, उसकी ये शादी कैसे भी करके रोक दीजिए। वो राहुल उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, बचा लीजिए। ये बोलकर वो वहीं बैठकर रोने लगी। इधर ईशानी को जब नीचे लाया जाता है तो उसकी नज़र अपने दूल्हे राहुल पर पड़ती है और उसके साथ खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो लड़की राहुल की दोस्त सानिया थी। ईशानी को लेकर राहुल के साथ मंडप में बिठाया जाता है। पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईशानी जलती हुई अग्नि को देखती रहती है। उसके सामने कल रात के कुछ दृश्य आने लगते हैं। फ्लैशबैक। ईशानी आज बहुत खुश थी, इतनी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। हो भी क्यों ना, कल वो राहुल की हो जाएगी, जिससे वो प्यार करती है। वो अपने बेड पर करवट बदल रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो उठाती है तो सामने से एक आदमी बोलता है, बहुत खुश हो ना, कल तुम्हारी शादी है, तो एक बार अपने होने वाले पति का असली चेहरा तो देख लो। ये बोल वो फ़ोन कट जाता है और तभी एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारा राहुल होटल नाइट मून में रूम नंबर 401 में है, जाकर देख लो। ये मैसेज देखकर ईशानी जल्दी से बाहर निकल जाती है। वो करीब 20 मिनट में उसी होटल के रूम के बाहर थी। उसने देखा कि दरवाज़ा सही से बंद नहीं है। उसने हल्का सा खोल कर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने उसका प्यार, उसका होने वाला पति राहुल बिस्तर पर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो लड़की कोई और नहीं, सान्या थी। इस समय दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। राहुल पागलों की तरह उसे किस कर रहा था। उनकी इंटीमेट आवाज़ें ईशानी के कानों में गर्म शीशे की तरह घुल रही थी। तभी सान्या बोलती है, राहुल माय लव, कल के बाद तो हमें ऐसे नहीं मिल पाएंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारा ये प्यार बहुत मिस करूँगी। राहुल बोला, नहीं मेरी जान, मैं कल के बाद भी तुम्हारा ही रहूँगा और ऐसे ही तुम्हें प्यार करूँगा। रही बात शादी की, तो शादी उस ईशानी की जायदाद के लिए हो रही है। शादी के बाद मैं उसे रास्ते से हटाने का इंतज़ाम कर चुका हूँ। फिर हम और हमारा प्यार। सानिया बोली, राहुल आई लव यू। राहुल ये सुनकर
अपनी रफ्तार और बढ़ा देता है, जिससे सानिया और भी ज़्यादा सिसकियाँ लेने लगती है। उनकी वो इंटीमेट बातें और आवाज़ें जब ईशानी से बर्दाश्त नहीं होती है तो वो वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में रोते हुए अपने घर चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर ईशानी वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगती है और वहीं सो जाती है। तभी एक बंदूक चलने की आवाज़ आती है तो ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। जब वो सामने देखती है तो बहुत से बॉडीगार्ड जिन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहने थे वो आगे आते हैं। उन्हें देखकर वहाँ के सभी लोगों की जान हलक में अटक जाती है, क्योंकि वो जिसके आदमी थे उनको ना जानने वाले शायद ही कोई होगा। वो सभी अंदर जाकर सभी को घेर लेते हैं। सभी लोग उनकी गन पॉइंट पर होते हैं। दो गार्ड आकर राहुल को पकड़ लेते हैं। सुजीत कपूर, ईशानी के पापा, बोले, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ तो मेरी बेटी की शादी हो रही है। आप लोग किसी गलत जगह पर आ गए हैं। राहुल बोला, हाँ, मेरा तो आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपके बॉस से मिला भी नहीं हूँ कभी। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी एक गार्ड बोलता है, तेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि तू हमारे बॉस से मिल भी सके, समझा? और जान की खैर चाहता तो चुपचाप यहीं खड़ा रहे, नहीं तो यहीं तेरी समाधि बना देंगे। राहुल उन लोगों को ध्यान जब भटका देखता है तो उस बॉडीगार्ड के बेल्ट में लगी गन को निकाल लेता है। वो किसी पर चला पाता तब तक एक गन शूट की आवाज़ आती है और साथ में ही राहुल के चीखने की। राहुल के उस हाथ में गोली लगी थी जिससे उसने गन ली थी। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ पर एक रोबीला शख्सियत खड़ा था। उसे देखकर राहुल के साथ साथ सभी की आंखों में डर समा जाता है, लेकिन ईशानी की आंखें उसे देखकर शॉक के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। सुजीत कपूर, मिस्टर अथर्व रायचंद? जी हाँ, ये है हमारे हीरो अथर्व रायचंद। 6 फीट 6 इंच की हाइट, ब्लू आइज, हैंडसम चेहरा जिस पर इस समय कोई भी इमोशंस नहीं था। बॉडी ऐसी कि जैसे कोई ग्रीक गॉड भी शर्मा जाए। लड़कियों की दिल की धड़कन, इनकी मौजूदगी ही किसी की डर से जान लेने के लिए ही काफ़ी है। अथर्व एक माफिया के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी था। अथर्व ने इस समय एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके बाल जेल से सेट थे। एक हाथ में लिमिटेड एडिशन की वॉच जिसे उसने अपने पॉकेट में रखा था और दूसरे में गन थी। वो रौब से चलते हुए अंदर आ रहा था जैसे कोई शेर अपने राज्य के भ्रमण पर निकला हो। अथर्व चलते हुए राहुल के पास आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा कीड़ा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? ये बोल राहुल को एक स्माइल पास करता है, जैसे ये जताने की कोशिश कर रहा हो कि वो उसके आगे धूल बराबर भी नहीं है। ये बोल वो ईशानी की तरफ मुड़ता है जो अभी भी शौक होकर अथर्व को देख रही थी। अथर्व उसके पास जाकर उसके चारों ओर घूमकर बोलता है, सो मिस ईशानी कपूर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर, अपनी खूबसूरती पर? ये बोल एक झटके से ईशानी को उसकी कमर से पकड़कर खुद से सटा लेता है। ईशानी उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ईशानी, छोड़ो मुझे। लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए हो जो आज ऐसी हरकत कर रहे हो। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। बहुत तकलीफ हो रही है ना मेरे छूने से? अब यही तकलीफ जिंदगी भर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। सुजीत कपूर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों कर रही हैं सब? प्लीज़ छोड़ दीजिए उसे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अतः जोर जोर से हंसते हुए, क्या बिगाड़ा है? ये तो आपकी बेटी बहुत अच्छे से जानती है। उसी की कीमत इसे अब चुकानी होगी। ए पंडित, चल मंत्र शुरू कर। ये बोल वो मंडप में बैठ जाता है और ईशानी को ज़बरदस्ती बैठा लेता है। ईशानी, छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहती हूँ छोड़ो, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। ये बोल वो उठने लगती है। अथर्व, अगर अपने माँ बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप बैठ जाओ। जब ईशानी अपने माँ पापा की तरफ देखती है तो उसको गन पॉइंट पर रखा गया था। ये देखकर ईशानी बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अथर्व, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ईशानी अपने माँ पापा के लिए मंडप में बैठ जाती है। कुछ देर बाद पंडित जी फेरों के लिए उठने को बोलते हैं तो ईशानी नहीं उठती है तो अथर्व उसे ज़बरदस्ती अपनी गोद में उठाकर फेरे ले लेता है। उसके बाद अथर्व ईशानी की मांग में सिंदूर डालता है और अपने जेब से एक मंगलसूत्र निकालकर पहना देता है।
पंडित जी, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अतः बीबी, जाओ, जाकर अपने माँ बाप से आखिरी बार मिल लो, और अगर कुछ लेना हो तो ले लो, फिर शायद ही कभी अपने इस मायके में वापस आ पाओ। तो जाओ, बस 10 मिनट है। ये बोल वो एक तरफ जहाँ उसके आदमी एक कुर्सी रख देता है, जिस पर जाकर वो बैठ जाता है। इस समय उसके चेहरे पर एक जंग जीतने जैसी मुस्कान थी। ईशानी अपने माँ पापा से मिलती है तो उसके माँ उसे देखकर रोने लगती है। तभी सीढ़ियों से निशा उतर कर आती है। वो अथर्व को देखकर एकदम से चौंक जाती है। यही हाल कुछ अथर्व का भी था, लेकिन वो किसी को दिखने नहीं देता है। निशा ईशानी के पास आकर उसके लड्डू गोपाल को उसे दे देती है, फिर उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद अथर्व बोलता है, बीबी, तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, चलो। तभी उसके सामने आकर निशा बोलती है, यह आपने सही नहीं किया अथर्व। मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात मानो और लौट आओ। निशा, कभी नहीं। आज जो आपने किया उसके बाद तो कभी भी नहीं। ये बोल वो चली जाती है। अथर्व ईशानी की बाह पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद सभी की सांस में सांस आती है। नीता जी तो वहीं बैठकर रोने लगती हैं और सुजीत जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने हाथों से अपने सिर को पीट रहे थे। निशा नीता जी को संभाल रही थी। वहीं राहुल और सान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, उनके प्लान फेल हो गया था। अथर्व ईशानी की बाह पकड़कर बाहर लाता है। उसके सामने लिमिटेड एडिशन की एक कार खड़ी थी। एक बॉडीगार्ड आकर दरवाज़ा खोलता है तो अथर्व ईशानी को उसमें ज़बरदस्ती बैठाकर खुद भी बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। कार में भी अथर्व ने ईशानी का एक हाथ पकड़ रखा था। ड्राइवर जब अथर्व को मिरर में देखता है तो उसे ही घूर रहा था। ये देखकर ड्राइवर डर जाता है और जल्दी से पार्टीशन ऑन कर देता है। उसके बाद अथर्व ईशानी की तरफ देखता है तो जो आंसू और गुस्से में उसे ही देख रही थी। अथर्व उसे देखकर बोलता है, ये क्या है बीबी, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम उस धोखेबाज राहुल से शादी करने से बच गई, और तुम हो कि ये आंसू अपनी एक उंगली पर उसके आंसू को लेकर बहा रही हो। ये सही नहीं है। ईशानी, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है इस तरह से ज़बरदस्ती शादी करके तुम मुझे पालोगे? मैं इस शादी को नहीं मानती। अथर्व घमंड के साथ बोलता है, तुम्हारे मानने से क्या होता है बेबी? शादी तो हो गई और सबके सामने हुई है, और रही बात मैंने की तो वो तो तुम्हें मानना ही होगा, आज नहीं तो कल। और जहाँ तक बात है तुम्हें पाने की, वो जब चाहूँ तब पा सकता हूँ, चाहो तो ट्रेलर दे सकता हूँ। ईशानी, क्या मतलब है तुम्हारा? अभी ईशानी ने ये बोला ही था कि अथर्व ने उसे खींचकर अपने लैप पर बिठा लिया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। ईशानी बहुत कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद अथर्व ईशानी को छोड़ता है। ईशानी छूटते ही जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके होंठ सूज गए थे और किनारे से खून भी निकल रहा था। ईशानी की जोर जोर से सांस लेने की वजह से उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जो कि अथर्व के चेस्ट से टकरा रहा था। उसका ध्यान जब ईशानी के साइन पर जाता है तो वो देखता है जब उस जबरदस्ती किस करने से ईशानी का दुपट्टा उसके कंधे से गिर जाता है। उसकी नज़र उसके क्लीवेज पर ही अटक जाती है। जब ईशानी का ध्यान जाता है तो वो देखती है कि अथर्व कितने बेशर्म तरीके से उसे देख रहा है। ये देखते ही खुद को अथर्व की पकड़ से छुड़ाकर सीट पर बैठ जाती है और अपना दुपट्टा ठीक करने लगती है। ईशानी गुस्से से, तुम जाहिल इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की? अथर्व बेशर्मी से, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पहली किस इतनी ज़्यादा रोमांटिक थी, और वो भी तुम्हारे पति के साथ। ईशानी, तुम बेशर्म इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 1 मिनट रुक कर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरी पहली किस थी? अथर्व, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है बेबी। एक बॉयफ्रेंड होने के बाद भी वो तुम्हें आज तक एक बेबी किस भी नहीं कर पाया है, और तुम चाहती भी यही थी कि तुम्हारी पहली किस शादी के बाद तुम्हारे पति की हो, तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वैसे मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का नाम था, क्या नाम था उसका? हाँ, राहुल। उसकी तरह तुम्हें चीट नहीं करूँगा। ईशानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अथर्व को उसके बारे में इतना सब कैसे पता है।
तभी कार रुकती है और ड्राइवर बोलता है, सर हम पहुंच गए हैं। अथर्व पहले खुद उतरता है और ईशानी को उतरने को बोलता है। ईशानी मना कर देती है तो अथर्व उसे अपने गोद में उठा लेता है। ईशानी उसकी गोद से उतरने के लिए कसमसाने लगती है तो अथर्व बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने किस ना करूँ तो चुपचाप रहो, समझी। ईशानी फिर हिलना डुलना बंद कर देती है। ये देखकर अथर्व के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जिसे वो तुरंत छुपा भी लेता है। ईशानी की नज़र जब सामने जाती है तो वो देखती है एक बहुत ही शानदार हवेली। उसे हवेली ना कहकर पैलेस कहना चाहिए, जो कि एक रॉयल थीम में था। अथर्व जब अंदर जाता है तो उसके सामने लगभग 20 से 22 सर्वेंट खड़े थे। अथर्व एक सर्वेंट जो कि लगभग 40 की होगी उसे बुलाता है और बोलता है, मारिया आंटी। ईशानी, अथर्व, रायचंद, ये आप सबकी मालकिन है। इन्हें इज्जत के साथ कमरे में ले जाएं और इनका पूरा ध्यान आपको रखना है। ये बोल वो बाकी के सर्वेंट को देखकर बोलता है, आज के बाद एक भी मेल सर्वेंट यहाँ नज़र नहीं आने चाहिए। ये बोल वो बाहर चला जाता है। मारिया ईशानी को एक रूम में ले जाती है जो कि ग्रे कलर में था। उसका पूरा इंटीरियर बहुत ही एक्सपेंसिव था। ईशानी वहाँ जाकर बोलती है, आप जा सकती हैं, मुझे अकेले रहना है। मारिया बिना कुछ बोले चली जाती है। ईशानी वहीं फर्श पर बैठ जाती है और अपने हाथ में ली हुई लड्डू गोपाल की मूर्ति से बोलती है, कान्हा ये सब क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बोल वो वहीं बैठी बैठी रोने लगती है। इधर अथर्व अपनी विला से निकलकर अपने कार में बैठ जाता है। वो अपने ड्राइवर से बोलता है, अड्डे पर चलो। कुछ देर बाद उसकी कार एक खंडहर के सामने रुकती है। दिखने में वो जगह खंडहर थी, लेकिन अंदर से वो जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखता है तो एक जहरीली स्माइल उसके होठों पर आ जाती है। अथर्व के पीछे अखिल खड़ा था। ये अथर्व का दोस्त था जो बचपन से ही उसके साथ था, लेकिन पिछले 4 साल से ये बाहर था देश से और आज ही आया था। अखिल, क्या बात है, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं, और इसमें भाभी के साथ रहने की जगह यहाँ क्या कर रहा है। अथर्व उसके गले लगकर बोलता है, अथर्व तू कब आया और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये तुझे अभी पता चल जाएगा। ये बोल वो अखिल को लेकर एक कमरे में जाता है। वो देखता है तो एक आदमी चेयर से बंधा हुआ है। उसकी उम्र कोई 30 साल के आसपास होगी। अखिल देखता है कि उस आदमी के शरीर पर बहुत ही चोटों के निशान थे, जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो। अखिल, ये कौन है। अथर्व, यही वो वजह है जिससे मैं ईशानी से मिला और आज वो मेरी ज़िंदगी में है। अखिल, तो तुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और तू है कि इसे। अथर्व, अब क्या करें, इसने गलती ही ऐसी कर दी है कि क्या कहूँ। अखिल, लेकिन किया क्या है। अथर्व कुछ कहता तभी उसका फ़ोन बजता है तो देखता है कि मारिया उसे फ़ोन कर रही है। अथर्व, हाँ मारिया, क्या हुआ। मारिया, सर आप कहाँ हैं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। अथर्व, ये लड़की भी ना, आप एक काम कीजिए, सभी के साथ अपने क्वार्टर में चले जाइए, मैं आ रहा हूँ, मेंशन में कोई भी नहीं होना चाहिए। अखिल, क्या हुआ भाई। अथर्व, कुछ नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। अखिल, मैं भी। वो कुछ बोलता तभी अथर्व बोलता है, अथर्व तुझे नहीं लगता कि तुझे किसी और से भी मिल लेना चाहिए, वरना मुझे नहीं कहना कुछ। अखिल यार, अब पहले उसे मनाना पड़ेगा, मैं बाद में मिलता हूँ। ये बोल वो भी चला जाता है। अथर्व जब अपने मेंशन जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वो अपने फ़ोन से अपने पूरे मेंशन को रिमोट कर सकता था। उसने अपने फ़ोन में अपने पूरे मेंशन का रिमोट किया हुआ था। उसका मेंशन रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। अथर्व जब अपने रूम के पास जाता है तो वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है। अंदर जाकर देखता है तो उसे ईशानी नहीं दिखाई देती है। तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है। वो देखता है कि ईशानी ने अभी भी अपनी शादी के लहंगे ही पहना है, बस उसने अपनी चुन्नी जो सर पर थी उसके कंधे पर ले ली थी। ईशानी की गोरी पीठ और गोरी कमर अथर्व को साफ साफ दिख रही थी। वो जाकर ईशानी को पीछे से अपने बाहों में जकड़ लेता है। ऐसे ही किसी के पकड़ने से ईशानी सिहर जाती है, लेकिन तभी उसके कानों में अथर्व की आवाज़ आती है, अथर्व क्या बात है बेबी, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी कि मैं आऊँ तुम्हारी हेल्प करूँ। ईशानी खुद को अथर्व से छुड़ाने लगती है। ईशानी, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। उसने इतना ही कहा था कि तभी वो झुक जाती है, क्योंकि अथर्व ने उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी थी और उसका दुपट्टा भी दूर फेंक दिया था।
ईशानी खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अथर्व उसे पकड़ लेता है और उसके ब्लाउज को निकाल कर फेंक देता है। इस समय ईशानी की अपर बॉडी पूरी तरह से न्यूड थी। ईशानी ने अपने हाथों से खुद को कवर करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अथर्व ने उसके हाथों को पकड़कर उसके पीठ से लगा दिया और उसके कॉलर बोन पर अपने होंठ रख दिए। वो धीरे धीरे ईशानी के साइन को सक करके किस करने लगा। वो काट भी रहा था। ईशानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसकी चूड़ियां टूट रही थी। अथर्व ईशानी में खोया हुआ था कि उसे अपने हाथों पर कुछ गर्म फील होता है। वो उसे किस करना छोड़कर उसके हाथों को देखने लगता है, तो वो देखता है कि ईशानी के हाथों में चूड़ियों को टूटने की वजह से कट लग गए हैं, जिनसे खून निकल रहा था। ईशानी बेहोश हो चुकी थी। एक तो पिछली रात राहुल के धोखे को जानकर वो बहुत रोई थी और पूरा दिन भी उसने कुछ नहीं खाया था। आज अब इतना सब कुछ वो कैसे सह नहीं पाई और कमजोरी से वो बेहोश हो गई। अथर्व ने ईशानी को अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा देता है। उसने जल्दी से एक ब्लैंकेट ईशानी को ढक दिया, क्योंकि वो जानता था कि वो अब और ईशानी को ऐसे देखेगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने पहले अपनी टी शर्ट ईशानी को पहना दी, फिर एक वेट टॉवल से ईशानी के हाथों को साफ करके उसकी सभी चूड़ियों को निकाल कर रख दिया, फिर उसके हाथों पर ड्रेसिंग कर दी। अथर्व ने ईशानी को देखा, जो अब बेहोश थी। उसने कॉल करके मारिया आंटी से सूप मंगाया, ईशानी को लिप टू लिप सूप पिला दिया, मेडिसिन भी, और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी ओर अखिल एक घर में भागे जा रहा था। उसके पीछे एक लड़की थी जो उसे मारे जा रही थी। जो भी उसके हाथों में आता है, लड़की, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हैं? बिना बताए चले गए और आज आकर बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी तो मैं। अखिल फुर्ती दिखाते हुए उस लड़की को पकड़ लेता है और अपने कंधे पर उठाकर एक रूम में जाकर उस लड़की को बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ जाता है। अखिल, निशा प्लीज़, इतना गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। अखिल, निशा प्लीज़, इतना गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है यार। मैं इतने टाइम बाद आया हूँ और तुम मुझे प्यार करने की जगह ऐसे लड़ रही हो। ये बोलो उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। पहले निशा उसका विरोध करती है, फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ ही देर में उनके कपड़े पूरे रूम में पड़े होते हैं और अखिल और निशा सिर्फ एक चादर में बिस्तर पर एक दूसरे में खोए हुए थे। पूरे रूम में उनकी सिसकियाँ गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे बाद दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में होते हैं। निशा अखिल के साइन से लगे बोलती है, अब तुम दोबारा ऐसे कहीं गए तो पक्का मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। इतना सुनते ही अखिल को गुस्सा आ जाता है और निशा को फिर अपने नीचे एक झटके से कर देता है और बोलता है, अखिल, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि यह आखिरी बार है। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की बात बोलकर अच्छा नहीं किया। इसकी तो पनिशमेंट मिलेगी। ये बोल वो फिर से निशा को किस करने लगता है, लेकिन इस बार उसके प्यार में सॉफ्टनेस नहीं थी। वो बहुत एग्रेसिव था, जैसे उसे सज़ा दे रहा हो। एक बार फिर निशा की सिसकियाँ चालू हो जाती हैं, जो कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब निशा को अपने कहे पर पछतावा हो रहा था। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता है। अगली सुबह जब निशा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अखिल अपने एक हाथ के सहारे अपना सर लगाकर उसे एकटक देखे जा रहा था। निशा उसके ऐसे देखने से शर्मा जाती है। अखिल निशा के कानों के करीब आकर बोलता है, क्या हुआ जान, इतना क्यों शर्मा रही हो? जैसे ये सब पहली बार हुआ है। शायद तुम भूल रही हो, ये कोई पहली बार नहीं था। हमने ऐसे ही बहुत से पल साथ में बिताए हैं। निशा, तुम अब पहले से भी ज़्यादा बेशर्म हो गए हो। अखिल, अरे अब अपनी ही बीवी से बंदा शर्माएगा तो प्यार कैसे करेगा? अखिल और निशा ने तभी शादी कर ली थी जब दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तब एक बार निशा और अखिल में लड़ाई हो गई थी, जिसमें अखिल ने निशा को मनाने के लिए कहा था कि वो जो कहेगी वो करेगा। तो निशा ने ये कहा था कि उसे आज ही शादी करनी है। तो अखिल ने उसे बीच क्लास से उठा कर ले गया था और मंदिर में शादी कर ली थी। ये बात सिर्फ निशा ने ईशानी को बताई थी, लेकिन अखिल ने अपने दोस्त अथर्व को भी ये बात बताई थी। निशा, अब उठो भी, सुबह हो गई है और मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। अखिल, यही कि अथर्व ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ईशानी से शादी कर ली है।
निशा, तुम्हें ये बात पता है? अखिल, तुम तो जानती ही हो कि मुझसे कुछ नहीं छिपता है। निशा, लेकिन उन्होंने ये ठीक नहीं किया। अखिल, निशा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हारा भाई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। निशा, वो मेरे कोई नहीं है। अखिल, निशा पुरानी बातें भूल जाओ। निशा झल्ला उठती है। निशा, क्या क्या भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं? जब भी एक बात भूलने की कोशिश करती हूँ तो वो कुछ नया जरूर कर देते हैं, जिससे उनके लिए मेरी नफरत और बढ़ जाती है। अब तो उन्होंने मेरी दोस्त की पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी है। अखिल निशा को शांत करवाता है, उसे नहाने को बोल कर किचन में चला जाता है निशा के लिए कुछ बनाने। इधर जब ईशानी की नींद खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है। वो उठने की कोशिश करती है तो उठ नहीं पाती है। वो जब अपने साइड में देखती है तो अथर्व उसे पकड़कर सोया था। वो खुद को उससे छुड़ाने लगती है। इसी में अथर्व की नींद भी खुल जाती है। अथर्व, गुड मॉर्निंग बीबी। क्या हुआ, सुबह सुबह ही कसरत करना शुरू कर दिया? लगता है कमजोरी दूर हो गई है। ईशानी, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की और मेरे साथ वो सब करने की? अथर्व ईशानी को खींचकर अपने नीचे कर लेता है और बोलता है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है बीबी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और दोबारा ऐसी हरकत की तो जरूर करूँगा। ईशानी, मुझे यहाँ नहीं रहना। अतर, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब तुम्हें यहीं रहना होगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तुम्हारे माँ बाप को मारने में एक पल भी नहीं लगेगा। सो माय डियर बेबी, अब एक अच्छी बेबी की तरह मेरी सारी बातें मानना, ओके? ये बोल वो ईशानी के ऊपर से उठ जाता है और बोलता है, अदर जाओ जाके नहा लो, फिर तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना। ईशानी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अदर, अगर देखोगी तो ही मिलेंगे। ये बोल वो चला जाता है। ईशानी उसकी बात सुनकर कबर्ड के पास जाकर उसे खोलती है तो वो दंग रह जाती है। उसमें इंडियन, वेस्टर्न सभी तरह के कपड़े रखे थे और सभी ईशानी के साइज के थे। यहाँ तक कि उसके अंडरगारमेंट्स भी रखे थे। ईशानी को ये देखकर शर्म आ जाती है। वो एक रेड कलर का सूट निकाल कर नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद ईशानी जब कमरे से बाहर नीचे डाइनिंग हॉल में आती है तो सबकी नज़र उसी पर ही थम जाती है। ईशानी उस रेड सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस पर उसके हाथों में भरा हुआ वो चूड़ा, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, वो धीरे धीरे नीचे उतरती है। अथर्व तो उसको देखता ही रह जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, अखिल, अब भाभी को नज़र लगाएगा क्या? उसके साथ ही निशा भी खड़ी थी, जिसके पास उसका बैग भी था। निशा और अखिल को देखकर अथर्व जितना खुश था, ईशानी उतनी ही शौक थी। दूसरी ओर एक लड़का अपने रूम में सब सामान इधर उधर फेंक रहा था। वो कोई और नहीं, राहुल ही था, जिसका पूरा प्लान फेल हो गया था। तभी वहाँ पर सान्या आ जाती है। सान्या, ओहो राहुल, तुम भी ना, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। राहुल, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? यहाँ ईशानी की प्रॉपर्टी को हासिल करने का सारा प्लान खराब हो गया और तुम खुश होने की बात कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? तभी सान्या कुछ कहती है, जिसे सुनकर दोनों के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान छा जाती है। अथर्व निशा के पास जाता है, लेकिन निशा उसके सामने से निकलकर ईशानी के पास जाकर उसके गले लग जाती है। ईशानी निशा को वहाँ देखकर कुछ पूछती, तभी उसके कानों में अथर्व की आवाज़ आती है, अथर्व, सिर्फ भाभी से ही मिलोगे, अपने भाई से नहीं? ईशानी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, भाई? निशा, शायद आप भूल गए हैं कि आपके और मेरे बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईशानी के लिए आई हूँ। अथर्व, वो अब तुम्हारी भाभी है। निशा अथर्व को इग्नोर करके बोलती है, निशा, ईशानी तू ठीक तो है ना? इन्होंने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? ये बोलते हुए उसकी नज़र ईशानी के गले पर जाती है, जहाँ पर अथर्व के दांतों के निशान थे, जो अब नीले हो चुके थे। निशा अपना एक हाथ उठाकर उस निशान को छूती है। तभी उसे ईशानी की एक दर्द बाहरी आह सुनाई देती है, जिसके बाद वो अथर्व से बोलती है। निशा गुस्से से अथर्व को देखकर कुछ बोलती, तभी अथर्व बोलता है, जो कि निशा को ईशानी के निशान देखते हुए देख लिया तब, और वो समझ गया था कि अब वो क्या बोलने वाली है। अथर्व, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, तो तू दूर रहे, इससे यही अच्छा होगा। निशा, और आप मेरी फ्रेंड से दूर रहे, ये अच्छा होगा। अथर्व, वो मेरी वाइफ है और उसके और मेरे बीच में बोलने का राइट मैंने किसी को नहीं दिया है।
तो अच्छा होगा तू इन सब से दूर रहे। निशा कुछ नहीं बोलती है और ईशानी का हाथ पकड़कर एक कमरे में चली जाती है। अथर्व भी अखिल के साथ हॉल में बैठ जाता है। यहाँ निशा ईशानी से पूछती है, निशा, ईशानी मुझे ये बता कि तू भाई को कैसे जानती है और उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी ओर अखिल भी अथर्व से पूछता है कि उसने ईशानी से ज़बरदस्ती शादी क्यों की। दोनों ही बताते हैं। फ्लैशबैक। 1 महीने पहले ईशानी अपने हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। ईशानी एक हार्ट स्पेशलिस्ट है कि उसे अपने फ़ोन पर अपनी माँ का कॉल आता है। ईशानी, हाँ माँ, बस पहुँच जाऊँगी कुछ देर में, आज एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था। नीता जी, अरे बेटा, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज तेरे पापा को इम्पोर्टेंट काम की वजह से शिमला जा रहे हैं और मुझे भी जाना होगा। ईशानी, ओके माँ, कोई बात नहीं, आप जाओ। कुछ और बात करके वो फ़ोन कॉल कट कर देती हैं। ईशानी खुद से, अब मम्मा तो है नहीं, तो एक काम करते हैं, होटल में ही कुछ खा लेते हैं। ये बोलकर वो होटल में चली जाती है। वहाँ जाकर वो एक प्राइवेट रूम बुक करती है। ईशानी को ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद है और एक फेमस डॉक्टर होने की वजह से सभी उसे जानते थे। ईशानी अपने प्राइवेट रूम में जाकर डिनर कर रही थी कि उसके रूम में एक लड़की आकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसकी शर्ट की बाजू फटी हुई थी। वो शायद बेड रेस्ट थी। ईशानी, हे, क्या हुआ तुम्हें? वो लड़की, प्लीज़ मैम, मुझे बचा लीजिए। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब विरोध किया तो मुझे जॉब से निकलवाने की बात की है। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज़। ईशानी, कौन है वो लड़की? वो पास वाले रूम में है। ईशानी उस लड़की का हाथ पकड़कर उस रूम में ले जाती है, लेकिन वो गलती से लेफ़्ट की जगह राइट वाले रूम में चली जाती है। जब ईशानी रूम में जाती है तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। वो गुस्से से अंदर चली आती है। वो देखती है एक आदमी जिसकी उम्र यही कोई 30 के आसपास होगी, वो अपने एक हाथ में ड्रिंक की गिलास लिए बैठा था। ईशानी ने ना तो आओ देखा ना ताओ और जाकर उसकी कॉलर पकड़कर उठाकर उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ इतना जोर का था कि उसकी उंगलियों के निशान छप गए। जब उस बेटलेस ने उसका चेहरा देखा तो उसकी जान ही हलक में उतर गई। वो ईशानी का हाथ पकड़ के खींचने लगी, लेकिन ईशानी अपने गुस्से में बोलती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, हैं? लड़की अगर गरीब है तो तुम अपने पैसे से उसकी इज्जत खरीद लोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की? तुम अमीर हो तो कुछ भी करोगे? सामने वाला शख्स कोई और नहीं, अथर्व ही था, जो अपनी गुस्से से नीली आंखें लिए ईशानी को ही घूर रहा था। वो कुछ बोलता तभी उसके कमरे में एक आदमी आता है और उस वेट्रेस से बोलता है, आदमी, तो तू यहाँ है, तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? वो उस वेट्रेस का हाथ पकड़ता तभी उसकी नज़र अथर पर पड़ती है और उसका डर से बुरा हाल हो जाता है। ईशानी अब कंफ्यूज हो चुकी थी। तभी वहाँ पर 10-12 गार्ड्स आ जाते हैं। तभी एक रोबदार आवाज़ आती है जो कि अथर की थी। अथर, इस आदमी को ले जाओ और मेरे आने तक इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। ईशानी की ओर देखकर, और तुम अब इंतज़ार करो अपनी किए को चुकाने का। ये बोल वो एक नज़र उसको देखकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो वेट्रेस ईशानी से बोलती है, मैम, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ये वो नहीं था, वो तो वो था जो बाद में आया था। ये तो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और माफिया लीडर अथर्व रायचंद था। अब वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ईशानी, ओ नो, मुझसे ये क्या हो गया? बेट्रेस, अब आगे का क्या? ईशानी, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। उस दिन के बाद ईशानी ने सोचा कि जब भी वो अथर्व को देखेगी अपनी गलती की माफ़ी मांग लेगी, लेकिन अथर्व उस दिन के बाद उसे दिखा ही नहीं, और दिखा भी तो उसकी शादी में। फ्लैशबैक एंड। ईशानी, यही बात थी जिसकी वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहता था और उसने शादी की। दूसरी ओर अखिल को जब ये सब सुनता है तो उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। अखिल हंसते हुए, यार सीरियसली, तुझे भाभी ने पहले ही मुलाकात में थप्पड़ मार दिया? काफ़ी डेयरिंग है। और तूने उससे बदला लेने के लिए शादी कर ली? अथर, नहीं, बदला नहीं, कुक। और अखिल, कुछ और मतलब? अथर, अथर, वो तुझे टाइम आने पर पता चलेगा। अखिल, अच्छा वो छोड़,
मैंने और निशा ने शादी का फैसला ले लिया है और हम दोनों कल ही कोर्ट में शादी कर रहे हैं। ये सुनकर अथर्व खुश हो जाता है। आखिर वो भी जानता था कि निशा और अखिल बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। इधर निशा भी ईशान को बताती है कि ईशानी भी खुश हो जाती है, क्योंकि पिछले 4 साल से उसने निशा को अखिल का इंतज़ार करते देखा था। तभी एक सर्वेंट आती है और उसके पास कुछ सामान होता है, जिसे देखकर ईशानी खुश हो जाती है। उस सर्वेंट के हाथों में ईशानी का हॉस्पिटल का बैग और उसके सभी सामान जो उसे एज अ डॉक्टर अपने पास रखती है वो था, और साथ ही उसका फ़ोन भी था। ईशानी कुछ बोलती तभी एक सर्वेंट और आती है। उसके हाथों में एक महंगा गाउन था और दूसरे हाथों में साड़ी थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। ईशानी, ये ड्रेस और साड़ी किसके लिए है? तभी पीछे से अतर की आवाज़ आती है, तुम्हारे लिए। ईशानी, मुझे नहीं चाहिए। अतर, तुमसे पूछ कौन रहा है? फिर वो बोलता है, तुम 2 दिन बाद से अपने हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती हो, और ये ड्रेस आज शाम के लिए है, क्योंकि आज शाम को एक पार्टी है जो हमारी शादी की खुशी में है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनो। सर्वेंट से, तुम ये साड़ी ले जाओ। ईशानी, नहीं, ये साड़ी मुझे दो। अथर, क्यों? ईशानी, क्योंकि मैं यही साड़ी पहनूंगी। ये बोल वो साड़ी ले लेती है और अपने रूम में चली जाती है। निशा भी उसी के पीछे जाती है। यहाँ अथर्व एक डेविल स्माइल कर रहा था। शाम का वक्त, पार्टी हॉल। आज की पार्टी में शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, नेता, मीडिया और कई सारे सेलिब्रिटी भी आए थे। आखिर अथर्व रायचंद का सिक्का जो पूरी जगह चलता है, सभी देखना चाहते थे कि आखिर वो कौन है जिसने अथर्व रायचंद को पा लिया है। वहीं निशा भी आती है। सभी अखिल और निशा को ही देख रहे थे, क्योंकि दोनों लगी इतने अच्छे रहे थे। कुछ लड़कों की नज़र तो निशा से हट ही नहीं रही थी, लेकिन वो अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। तभी एक और स्पॉटलाइट पड़ती है, जहाँ अथर्व और ईशानी खड़े थे। वो दोनों को देखकर सभी मीडिया पर्सन उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। जहाँ अथर्व ने एक हैंडमेड सूट पहन रखा था, जिसकी शर्ट रेड थी और सूट ब्लैक था। वहीं ईशानी ने रेड साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले थे। उनके आते ही सभी उन्हें बधाई देना स्टार्ट कर देते हैं। आज ईशानी और अथर्व ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों एक साथ कितने खुश थे। ईशानी भी सभी से खुशी से मिल रही थी। अब खुश क्यों थी, ये बात तो बाद में पता चलेगी। कुछ मीडिया पर्सन ने अथर्व और ईशानी से उनकी शादी के बारे में कुछ सवाल किए। फिर पार्टी शुरू हुई। तभी एक और तरफ से अखिल ने माइक लेकर कहा, वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी को मैं जिगरी दोस्त की शादी की खुशी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने दोस्त से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी लवली, स्वीट, ब्यूटीफुल वाइफ के लिए अपने अल्फाज गुनगुनाएं। उनके ऐसा करते ही सभी हुटिंग करने लगे। अथर्व तो अखिल को बस घूरे जा रहा था। अथर्व धीरे से, यह सब क्या है? अखिल, क्या है? मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि तुझ कुछ गाए भाभी के लिए, और मुझे भी तेरी आवाज़ सुने बहुत साल हो गए। अथर्व, लगता है तेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। अखिल, इज्जत से बात कर। अब मैं तेरा सिर्फ दोस्त और असिस्टेंट नहीं, बल्कि जीजा भी बनने वाला हूँ, तो थोड़ी इज्जत दे। अथर्व एक नज़र ईशानी को देखता है, फिर एक आदमी को इशारा करता है, तो वो आदमी अथर्व को लेकर एक गिटार दे देता है। अथर्व उस पर ट्यून सेट करता है। ईशानी को देखकर गाना शुरू करता है। तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी हो ज़िंदगी बदल दी, तूने प्यार यूं निभा के ज़िंदगी हो ज़िंदगी बदल दी, तूने ज़िंदगी में। अथर्व गा रहा था कि अखिल ईशानी के पास जाकर उसे डांस के लिए ले आता है और उसके साथ डांस करने लगता है। उसके साथ बहुत से लोग अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। तभी अथर्व आकर ईशानी को अपनी ओर खींच लेता है, उसके साथ डांस करने लगता है। अखिल भी एक स्माइल करके निशा के साथ डांस करने लगता है। अथर्व ईशानी के साथ डांस करते हुए आगे गाता है, अब गंवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे, छूना तो दूर है अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे, तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। ईशानी अथर्व के पास से हटकर कुछ लोगों के पास चली जाती है, जो कि उसके साथ के डॉक्टर थे।
उनमें सभी ईशानी के लुक की तारीफ कर रहे थे, जो शायद अथर्व को पसंद नहीं आती है। तेरी तारीफ अगर आईना भी करे तोड़ दूँ मैं उसे, दिल मेरा कहे। तू है मेरा जुनून, मेरे दिल का सुकून, मैं दीवाना हूँ तेरा, कोई कुछ भी कहे। ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी तूने जिंदगी में। अथर्व के गाने के बाद ईशानी मन में बोलती है, ये राक्षस इतना अच्छा गाता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और कब ये पार्टी खत्म होगी मुझसे और ये नाटक नहीं होगा, हे भगवान। वो सोच ही रही थी कि उसके पास एक आदमी आता है जिसकी उम्र यही कोई 50 साल होगी। वो ईशानी से कहता है, मुझे नहीं पता था कि अथर्व रायचंद के पास ऐसी चीज़ है। मानना पड़ेगा, तुम हो ही ऐसी कि कोई भी तुम्हें पाना चाहेगा। ये बोल वो हवस भरी निगाह से ईशानी को देख रहा था। ईशानी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी ईशानी की तरफ हाथ बढ़ा देता है, जिससे वो ईशानी के ब्लाउज की डोरी को खींच देता है। ईशानी डर जाती है और वो उससे खुद को छुड़ा पाती है। तभी एक गोली की आवाज़ आती है और उस आदमी की चीखें पूरे पार्टी हॉल में गूंज जाती है। ईशानी खुद को अपनी साड़ी के पल्लू से ढक लेती है और उस ओर देखती है जहाँ से गोली चली थी। वहाँ पर अथर्व एक हाथ में बंदूक और एक हाथ अपने पॉकेट में डाले किसी राजा की तरह चला आ रहा था। इस समय उसका चेहरा एकदम डार्क था, उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो गई थी। निशा भागकर ईशानी के पास आती है और ईशानी को पकड़ लेती है। तब जाके ईशानी का ध्यान टूटा। अथर्व उस आदमी के पास आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो औंधे मुंह गिर जाता है। अथर्व उस आदमी के उस हाथ पर अपने जूते से मसलते हुए बोलता है, जिस पर मैं किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे तूने छूने की हिम्मत की। अब इसकी सज़ा के लिए तैयार हो जा। ये बोलकर अथर्व अपने एक आदमी को कुछ इशारा करता है तो उसका आदमी अथर्व को एक एसिड की बोतल लेकर देता है, जिसे अथर्व उस आदमी के हाथों पर गिरा देता है। उस आदमी का पूरा हाथ बुरी तरह से जल जाता है। उसकी चीखें पूरे हाल में गूंज जाती हैं। सभी को ये देखकर पसीने छूटने लगते हैं। वहाँ खड़े वो सारे आदमी जिन्होंने कुछ देर पहले ईशानी को लश्ट भरी नज़रों से देखा था, उनके हलक सूख गए थे और वो भगवान से दुआ मांग रहे थे कि अथर्व ने उन्हें नोटिस ना किया हो। तभी सबके कानों में अथर्व की आवाज़ आती है, जो बोलता है, पार्टी इज़ ओवर। ये बोल वो ईशानी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाता है। निशा भी जाने लगती है, लेकिन उसे अखिल रोक लेता है। निशा, अखिल छोड़ो मुझे, वो भाई कहीं यीशु को कुछ कर ना दे। अखिल शांत हो जाओ, वो ईशानी भाभी को कुछ नहीं करेगा, मेरा यकीन करो। निशा शांत हो जाती है। अखिल उसे उसके रूम में छोड़ देता है। इधर अथर्व ईशानी को ज़बरदस्ती अपने साथ रूम में लेकर बाथरूम में ले जाता है और उसके ऊपर ठंडे पानी का शावर ऑन कर देता है। एकदम से ठंडा पानी पड़ने से ईशानी डर जाती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी। पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह था, जिससे ईशानी कांप रही थी। उसकी पूरे बॉडी में दर्द होने लगा। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अथर्व को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस सभी का ईशानी को लश्ट भरी नज़रों से देखना दिख रहा था। तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो देखता है कि ईशानी बेहोश होने वाली है, तो वो शावर को बंद करके हॉट वाटर ऑन कर देता है, जिससे ईशानी को कुछ राहत मिलती है। अथर्व ईशानी को बाथरूम में छोड़कर बाहर चला जाता है। ईशानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे अथर्व ने उसे ब्लैकमेल किया था अपने साथ पार्टी में अच्छे से पेश आने के लिए। फ्लैशबैक। ईशानी अपने रूम में बैठी थी, तभी अथर्व आता है और बोलता है, अथर्व, आज शाम को तुम्हें मेरी लवली वाइफ की तरह प्रिंटेड करना होगा, जैसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ईशानी, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये बकवास मानूंगी? अथर्व, मानना तो तुम्हें पड़ेगा, नहीं तो। ये बोलकर वो एक वीडियो उसके सामने ऑन कर देता है, जिससे उसके पापा और माँ दिख रहे थे, जिन पर कुछ स्नाइपर पॉइंट किए हुए थे। जिसे देखकर ईशानी बोलती है, मैं करूँगी जो तुम चाहते हो, मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। अथर्व, तो जो मैंने कहा है वैसे ही करना। किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। ये बोल वो ईशानी को कमर से पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है। ईशानी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो उसके चेहरे को भिगो रहे थे। कुछ देर बाद अथर्व ईशानी को छोड़ के चला जाता है। ईशानी वहीं बैठकर रोने लगती है। फ्लैशबैक एंड। ईशानी कुछ देर बाद बाहर आती है। इस समय उसने एक
टी शर्ट और नीचे पजामा डाला हुआ था। अथर्व अपने नाइट वेयर में सोफे पर बैठे ड्रिंक कर रहा था। ईशानी आकर बेड पर बैठ जाती है और सोने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया हो। ईशानी को एहसास हो जाता है कि ये अथर्व ही है। अथर्व ने अपनी शर्ट उतार दी थी। उस शर्टलेस सोने की आदत थी। ईशानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अथर्व उसे पकड़कर अपने नीचे कर देता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। वो किस कम कर रहा था, काट ज़्यादा रहा था। ईशानी को बहुत दर्द हो रहा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब थी। जब अथर्व को लगता है कि ईशानी सांस नहीं ले पा रही है, तब वो उसके होठों को रिलीज़ करता है और उसके गले पर अपने होठ चलाने लगता है। कुछ देर में वो ईशानी की शर्ट और ऊपर गारमेंट्स को भी उतार कर फेंक देता है और उसके साइन पर अपने होठ चलाने लगता है। ईशानी कसमसा रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार था। अथर्व इसके आगे न बढ़कर ईशानी को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। अथर्व, अगर तुम चाहती हो कि मैं इससे आगे तुम्हारी मर्जी के बिना ना जाऊं, तो आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करना कि मुझे गुस्सा आए, और हमेशा अपने अपर बॉडी में बिना कुछ पहने ऐसे ही मेरी बाहों में सोना। ईशानी को इस समय गुस्सा और शर्म दोनों आ रही थी, लेकिन वो अथर्व की हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। दूसरी ओर ये न्यूज़ सभी जगह फैल गई थी कि अथर्व रायचंद ने उसकी बीवी के साथ बदतमीजी करने वालों इंसान के हाथ को जला दिया है। वहीं हॉस्पिटल में वो आदमी बेड पर लेटा था। उसके सामने एक 27 साल का लड़का बैठा था जो बोलता है, लड़का, मैंने कहा था आपसे आप उससे दूर रहें, लेकिन नहीं, आपने नहीं माना। उससे दुश्मनी निभाने में आप कुछ नहीं करेंगे। अब जो करूँगा मैं करूँगा। उस अथर्व को बर्बाद न किया तो मेरा नाम भी मानो नहीं। अगले दिन जब ईशानी सुबह उठती है तो जब सोकर उठी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जोर से पकड़ा हुआ है। जब वो देखती है तो अथर्व उसे कडल करके सोया हुआ था। उसका चेहरा अभी भी इमोशंस लेस था। एक ही पल, दूसरे ही पल उसे कल का सब याद आ जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। फिर वो उठ जाती है और फ्रेश होकर जब बाहर आती है तो उसे अथर्व बेड पर नहीं था। वो सोफे पर बैठकर सिगरेट पीते हुए दिखता है। ईशानी उसे देखकर एक पल को डर जाती क्योंकि अथर्व अभी भी शर्टलेस था। ईशानी जब उसकी ओर देखती है तो अथर्व उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। ईशानी ने इस समय प्लाजो और शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे। वो डरती हुई उसके पास जाती है और अथर्व अपनी कोल्ड आवाज़ में बोलता है, आज के बाद तुम हॉस्पिटल ज्वाइन करने जा रही हो, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। तुम्हारा किसी भी दूसरे डॉक्टर के साथ कोई रिलाइयो नहीं होना चाहिए, चाहे वो दोस्ती का हो या क्लिनिक का। तुम सबसे दूर रहोगी और अगर किसी के पास भी दिखी तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बस हाँ में सिर हिला देती है। अथर्व भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ईशानी भी कुछ देर में चेंज करके नीचे चली जाती है और कुछ देर में सभी ब्रेकफास्ट करने आते हैं। अथर्व अपनी हेड चेयर पर बैठा था। उसके एक तरफ अखिल और उसके बगल में निशा बैठी थी। अखिल, भाई ये भाभी कहाँ रह गई? तभी सभी की नज़र किचन से निकलती ईशानी पर जाती है। ईशानी को देखकर अथर्व की नज़र उस पर ही थम जाती है। ईशानी ने आज स्काई ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी। उस पर उसकी चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र। उसने मेकअप ना के बराबर किया था, बस काजल और पिंक लिप बाम लगाया था, लेकिन वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तभी फ़ोन की रिंग से अथर्व का ध्यान टूटता है। ईशानी आकर अपनी जगह अथर्व के बगल में बैठ जाती है। आज का सारा नाश्ता ईशानी ने बनाया था। सभी को नाश्ता बहुत पसंद आता है। वाह भाभी, आज तो मज़ा ही आ गया। सच में आपने बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है। निशा, हाँ यार ईशु, मैंने भी आज बहुत दिन बाद तेरे हाथों का नाश्ता किया है। सच में बहुत टेस्टी बना है। अथर्व कुछ नहीं कहता, हालांकि उसे भी नाश्ता बहुत पसंद आता है। कुछ देर बाद सभी कोर्ट के लिए निकलते हैं। आज निशा और अखिल शादी करने वाले थे। कोर्ट में सभी फॉर्मेलिटी के साथ दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद अखिल और निशा घर के लिए, अथर्व ऑफिस के लिए और ईशानी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। अथर्व के ऑफिस में अथर्व अपने केबिन में बैठा था। अथर्व के फ्लोर पर जितने भी लोग काम करते थे सभी जेंट्स थे। लेडीज़ उसके ऑफिस के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर ही काम करती थी। उनमें से किसी को भी इजाज़त नहीं थी कि वो अथर्व के केबिन वाले फ्लोर पर जा सके। अथर्व अपने केबिन में पहुंचकर अपने असिस्टेंट राहुल को बुलाता है। राहुल,
उसका सबसे वफादार था। वो उसके लीगल इलीगल सभी कामों को हैंडल करने में असिस्टेड करता था। राहुल, गुड आफ्टरनून सर। अथर्व बस से हिला देता है। तभी वो देखता है कि राहुल कुछ परेशान सा है, तो अथर्व पूछता है, क्या हुआ राहुल, कुछ कहना है? राहुल, सर 2 न्यूज़ है। अथर्व, बोलो। राहुल, सर वो आदमी भाग गया और लिटिल प्रिंसेस ने जिद कर रखी है वापस आने की। उन्होंने टीवी पर आपकी और मैडम की न्यूज़ देख ली है। अथर्व, उसे ढूंढो। और कैसे भाग गया वो? और जहाँ तक बात है उसकी, उसे जेट भेजकर फुल सिक्योरिटी के साथ बुला लो। राहुल, यस सर बोलकर चला जाता है। हॉस्पिटल में ईशानी अपने पेशेंट चेक कर रही थी। तभी एक नर्स भागती हुई आती है। ईशानी से कहती है, नर्स मैडम, एक नया पेशेंट आया है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। ईशानी जल्दी से जाती है और देखती है एक आदमी जो कि बहुत जख्मी है। वो बेड पर बेहोश पड़ा है, जैसे उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया हो। ईशानी कुछ देर बाद जब वहाँ आती है तो पूछती है, पेशेंट का कोई रिलेटिव है क्या? एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल होगी वो सामने आता है, लेकिन ईशानी को देखकर वो उसमें ही खो जाता है। ईशानी की आवाज़ देने से वो अपने होश में आता है और बोलता है, शख्स, जी बोलिए डॉक्टर। ईशानी, आप पेशेंट के कौन हैं? शख्स, जी मैं उनका भांजा हूँ, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। ईशानी, ठीक है, देखिए उनकी हालत बहुत ख़राब है, उन्हें बचा तो लिया गया है लेकिन अभी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है वो शख्स ईशानी के हाथों को पकड़ लेता है, उससे बोलता है, शख्स अपने नम आँखें लेकर, प्लीज़ डॉक्टर उन्हें बचा लीजिए, मेरा उनके सिवा कोई नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, प्लीज़। ईशानी, देखिए जितना मेरे हाथ में था मैंने किया है, उनको साइन कर हार्ट की जगह पर छोड़ आई है, जिससे उनका हार्ट जख्मी हो गया है। उसे रिकवर होने के चांसेस हैं, लेकिन आप भगवान पर भरोसा रखिए। ये बोल वो अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो शख्स एक डेविल स्माइल करता है। तभी पिलर के पीछे से एक आदमी उसे डंड का इशारा करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ अथर्व अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जब वो देखता है तो किसी अननोन नंबर से कुछ फ़ोटोज़ भेजी गई थी, जिसे देखकर अथर्व गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जल्दी से अपने ऑफिस से निकलकर खुद ही ड्राइव करके ईशानी के हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है। यहाँ ईशानी अभी अभी 3 ऑपरेशन करके फ्री हुई थी। वो अपने केबिन में चेयर पर बैठकर आंखें बंद किए हुए रिलैक्स कर रही थी कि तभी उसके केबिन का दरवाज़ा एक जोर की धम की आवाज़ से खुलता है। सामने खड़े शख्स को देखकर ईशानी चौंक जाती है। सामने अथर्व खड़ा था, जो कि बहुत गुस्से में लग रहा था। आखिर क्या करेगा ईशानी के साथ? क्या था उस फोटोज़ में? और कौन है ये लिटिल प्रिंसेस? क्या मकसद था उस शख्स का? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। थैंक यू।